एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना सार जो करंट अफेयर्स है ईयरली उसको कवर कर रहे हैं। इसके क्रम में हमने क्या क्या देख लिया है ये देखिए। तो हमने अद्यतन सार संग्रह की जो वार्षिकी है इसमें आपको वन लाइनर फैक्ट टाइप की चीज़ें दी हुई थी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा, हमने राष्ट्रीय घटनाओं की जो वार्षिकी है इसको भी कंप्लीट कर लिया और हमने इसको 3 वीडियो में कवर किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं 24 से लेकर के 71 पेज तक दिया हुआ था। तो सारे के सारे जो राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी है, जिससे मतलब कि पैराग्राफ टाइप के दिए हुए थे, ये हमने देखा। हमने वन लाइनर जो अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी है उसको देख लिया, ठीक है। तो टोटल अभी तक 4 वीडियो में हमने इतने पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आगे आज से जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी में 2 वीडियो आएगा। कितने आएंगे? 2 वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं इतने सारे पेजेस हैं, मतलब 40 के अबव पेजेस हैं। तो 2 वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी है उसको, फिर उसके बाद हम लोग आर्थिक वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक वाइक करके अपने फ्रेंड ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं। और देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि काफ़ी कठिन कठिन नाम आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हो सकता है देखने को मिले जिनको बोलने में जबान लड़खड़ाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पहली खबर में आपको बताया गया है। तो पहली खबर में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि नेपाल में तख्ता पलट के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का हुआ है गठन। तो आप सबको बताया ना कि अभी हाल ही में जो हमारे मतलब वहाँ के युवा हैं उन लोगों ने वहाँ तक मतलब क्या कर दिया है, विरोध किया है, बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह कर लिया है डेटा को लेकर के। कई सारी ऐप्स हैं जो वहाँ पे बैन कर दी गई हैं, सोशल मीडिया ऐप्स को। इस वजह से लोग फिर सड़कों पे उतर आए हैं और वहाँ के युवाओं का साफ साफ कहना है कि आटा नहीं डाटा चाहिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये खबर है। देख लेते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो चलिए नेपाल में सॉरी मेरी पेन बहुत गिर जाती है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है इससे। तो चलिए फिलहाल के लिए अपनी खबर पे चलते हैं कि नेपाल में देखिए तो तख्ता पलट के 3 दिन के बाद 12 सितंबर 2025 को जो नेपाल के राष्ट्रपति थे, नाम उनका जाने रहिएगा, अभी चर्चा में आ गए हैं तो हो सकता है पूछ लें, रामचंद्र पौडेल, ठीक है। तो जो रामचंद्र पौडेल हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या है, सुशीला कार्की, इनको अंतरिम सरकार का नेतृत्व मतलब कि सौंपा और अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की जो शपथ वगैरह है वो दिलवा दी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री सुशीला ने 5 मार्च 2026 को देश में आम चुनाव कराए जाने की जो घोषणा वगैरह है वो भी कर दी है। तो आप देखिए कि नेपाल में जेन जी यानी 28 वर्ष से कम उम्र के जो सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन है, तो हम लोग भी ना इसी जेन जी में ही आते हैं, ठीक है। अभी तो जो बच्चे 2025 के बाद पैदा हो रहे हैं उन्हें बीटा जनरेशन वाले बच्चे कहा जा रहा है, लेकिन अपन लोग कहाँ आ रहे हैं, जेन जी में आ रहे हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। ये लोगों ने अभी हाल ही में बहुत मतलब कि भारी हिंसा की है। तो इसी विरोध आंदोलन में आप देखिए तो 9 सितंबर 2025 को सरकार का तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री, नाम जाने रहिए इनका, क्या नाम है, केपी शर्मा ओली, इनको अपने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा देना पड़ा। मतलब सब कोई टाटा बाय बाय हो गए। आगे देखिए 1997 कौन कौन है जो इस ईयर में पैदा हुआ है, जरा बताएं हमें। तो 1997 से 2012 के मध्य जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जेन जी कहा जाता है। और सरकारी जो है हो सकता है ना, ये चूँकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। नेपाल में बहुत भयानक विद्रोह हुआ है, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, तो हो सकता है ना हमसे यही पूछ लें कि जेन जी जो है वो कितने ईयर ग्रुप के जो बच्चे हैं या कितने ईयर ग्रुप के जो लोग हैं उनको जेन जी में शामिल किया जाता है। तो ध्यान से रखिएगा 1997 से 2012 के मध्य जो भी लोग पैदा हुए हैं, अब बच्चे तो कहना ठीक नहीं है, मतलब जो भी लोग पैदा हुए हैं वो सब जेन जी में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मंत्रियों व शीर्ष नेताओं के सरकारी व निजी आवासों पर हमला करके तोड़फोड़ और आग वगैरह लगा दी। ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि अंततः जो है आपके ही टैक्स, मतलब आपसे ही सरकार ने टैक्स लिया, वो आप ही के पैसे से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और आप अगर उसमें आग लगा दे रहे तो कुल मिलाकर के आपने अपने ही पैसे को फूंक दिया। तो ये ठीक नहीं होता, लेकिन क्या करें, मतलब जब मतलब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो युवाओं में इस तरह का आक्रोश आ ही जाता है। चलिए देखते हैं।
तो संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई बैंकों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे से देश में राजनीतिक संकट थोड़ा गहरा गया है। आगे देखिए, जो आंदोलनकारी हैं इन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की भी पीट पीट कर हत्या कर दी। ये कुछ ज़्यादा ही ठीक किया है। हालांकि गलत है, लेकिन अगर आप प्रदर्शन कर रहे जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन पे गोलीबारी करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मतलब कि तुरंत वाला जो होता है ना कि मतलब तुरंत ही इसका निष्कर्ष निकल जाना चाहिए, वो सब करना एक बार ठीक लग जाता है, हालांकि है ऑलरेडी गलत ही। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि इस गोलीबारी में 30 से अधिक आंदोलनकारी मारे गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी तथा विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को घर में घुसकर पीटा गया। मतलब एकदम बस कहना क्या। चलिए आगे देखिए, तो पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खन्ना की पत्नी, नाम क्या है उनका, राजलक्ष्मी चित्रकार, इनको घर के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया गया। ओ गॉड। आगे देखिए, वित्त मंत्री जिनका नाम क्या है, विष्णु पौडेल, इनको भी घर के सामने सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आगे देखिए, 2 दिन यानी 8 और 9 सितंबर तक चले हिंसक आंदोलन के बाद सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली। राष्ट्रपति रामचंद्रन पैडोल और जो सेना प्रमुख हैं, नाम क्या है उनका, अशोक राज सिंहदेल, इन्होंने आंदोलनकारियों से संयम बरतने और वार्ता के लिए आगे आने की अपील के बाद जनजी के प्रतिनिधियों और सेना के बीच अंतरिम सरकार के गठन हेतु बातचीत जो है वो शुरू हुई। आगे चल के जो सुशीला कार्की हैं इनके नाम पर लगभग जो है सहमति बनी है। तो इतना सब कुछ हो गया, इसको देख करके थोड़ा दुख तो हो ही रहा है, लेकिन कभी कभी ना जो सरकार है उनका जो रवैया है उसको देख करके लगता है कि चलो ठीक ही हुआ। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग को देख लीजिए, उस आयोग की जो मनमानी है उसको देख के क्या लगता है आपको। हम जो जनजी जनरेशन है, जो जनजी के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। अगर आप किसी भी भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो कभी ना कभी क्या पता हम मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं हमारे यहाँ, उनके भी सर पर सिर जो पानी है वो ऊपर चला जाए, पता नहीं क्या हो जाए। हालांकि ऐसा होना मतलब मुश्किल ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान है वो बहुत मजबूती से बना हुआ है। तो मतलब मुश्किल है कि इतनी बहुत बड़े स्केल पे इस तरह की चीज़ें हो सकें या तख्ता पलट हो सके, क्योंकि तख्ता पलट नहीं हो पाएगा। अपने यहाँ के संविधान बहुत मजबूत है। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखते हैं, भगवान करे ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा देती हैं, बहुत पीछे चला जाता है देश। आगे देखिए कि फेसबुक और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध के बाद 8 सितंबर को शुरू हुआ जनजी आंदोलन देर रात सरकार की ओर से प्रतिबंध हटाने के बावजूद उग्र होता गया और राजधानी जो है काठमांडू में कर्फ्यू और भारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, विशेष अदालत, राष्ट्रपति आवास, शीर्ष नेताओं के घर और विभिन्न दलों के जो दफ्तर हैं उसमें आगजनी और तोड़फोड़ की। आगजनी मतलब आग वगैरह लगा दी। सिंह दरबार पूरी तरह से राख हो गया और इसमें पीएम और प्रधानमंत्री के दफ्तर भी शामिल रहे। आगे देखिए कि प्रधानमंत्री जो ओली हैं इनके बालकोट और जनकपुर स्थित निजी घरों पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का का बुढ़ानील कंठ घर और कांग्रेस महासचिव गगन थापा, ये इनके रातोपुल निवास तक को क्या कर दिया गया, तो बस निपटा ही दिया हो गया होगा और क्या, इस हिंसक आंदोलन के दौरान पे निशाना बनाया गया। हालांकि ये सब ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया हुआ है तो हमने बस देख लिया। चलिए आगे देखिए, सुशीला कार्की के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इनके बारे में हो सकता है पूछ लें कि 2016 में नेपाली जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम है सुशीला कार्की। अब चूंकि ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और नेपाल अभी इतनी ज़्यादा चर्चा में है, तो मे भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 2 स्टेटमेंट में बनेगा, एक सिंगल जो है स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि 1 लाइनर टाइप का बने। आगे देखिए कि 1978 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री ली और उसके बाद 1979 में इन्होंने अपनी वकालत वगैरह स्टार्ट कर दी। कानून की डिग्री लेने से पहले उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अब चूंकि अपने भारत देश से जुड़ गई हैं तो ये अपने आप में एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ है, 1952 में नेपाल के शंकरपुर में हुआ है। चलिए, ये तो एक पहली खबर रही है, बहुत चर्चा में रहा है नेपाल का जनजी आंदोलन, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगली जो खबर है वो देखिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो इसको हम लोगों ने देखा तो था,
लेकिन फिर से दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ ऐसी खास बातें हैं जो बार बार बताने के लायक रही हैं। चलिए देखिए, वैसे क्यों बार बार देखना, हम लोगों ने ना राष्ट्रीय घटनाक्रम में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा वाला जो है उसको कवर किया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग देख लिए हैं उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना वक्त नहीं है। तो हो गया, इसको हम लोगों ने देखा है। अब ये वाली खबर देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जापान की यात्रा पे गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि जापान के प्रधानमंत्री, नाम क्या है उनका, श्री इशिबा शिगेरू, ठीक है। अब कह रहे थे ना कि दिल थाम के बैठिए, कुछ ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो हो सकता है बोलने में ज़बान लड़खड़ाए, तो ये नाम यही सब हैं। तो इनके निमंत्रण पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29-30 अगस्त 2025 को जापान की यात्रा की है, ठीक है। 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और मेज़बान प्रधानमंत्री के बीच में टोक्यो कहाँ है, मतलब कि टोक्यो क्या है एग्जैक्टली, तो जापान से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे शिखर वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त बयान में जो इशिबा हैं इन्होंने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को विस्तार देंगे। हमने अगले 10 साल में भारत में 10 खरब येन यानी 5.99 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है, ठीक है। वहीं हम देखें तो आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे। और प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, शिगेरू इशिबा, इन्होंने इस अवसर पर 10 साल का नया आर्थिक रोड मैप भी पेश किया है। और दोनों देशों के मध्य रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, हाई स्पीड रेल, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, खनिज, टेलीकॉम समेत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी के लेकर के 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये थोड़ा देख सकते हैं आप कि 13 समझौते जो है वो हस्ताक्षरित किए गए हैं, और इसे अगली पीढ़ी की सुरक्षा और समृद्धि का रोड मैप जो है ये नाम दिया गया है। तो ये हो सकता है पूछ लें, ठीक है। चलिए, क्या है महत्वपूर्ण समझौते वो देखते हैं। तो समझौतों के तहत देखिए कि दोनों देश 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसमें 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देगा। और इतने ही जापानी भारत में भी आएंगे, ऐसा नहीं कि हम ही लोग केवल भेजेंगे, जापान से भी लोग हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ अपने लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा, जापान वाले आ जाएं। चलिए आगे देखिए, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ है, किस समझौते में रक्षा, सुरक्षा सहयोग, एआई और आईओटी, सेमीकंडक्टर के लिए डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 जो है वो शामिल है। भारत जापान ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी साझेदारी पर भी अपनी सहमति जताई है। मोबिलिटी के क्षेत्र में हाई स्पीड रेल, बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण में भी तेजी से प्रगति की जाएगी। वहीं अब देखें तो इसरो का जो हमारा मतलब इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है। तो हमारे यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, ठीक है। क्या है, इसरो। और जापान की क्या है, तो ये है जाक्सा, ठीक। तो इसके बारे में बता रहे हैं, इनके बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन सकता है, यानी कि चंद्रयान 5, इसके लिए समझौता हुआ। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो हमारा मतलब कि चंद्रयान 5 है उस मिशन का नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ठीक है। इसके लिए अभी किसके किसके मध्य समझौता हुआ है, तो जाक्सा और इसरो के मध्य, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मध्य अभी हाल ही में चंद्रयान 5 को लेकर के समझौता हुआ है, जिसका नाम क्या है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे मतलब उसमें पूछा गया था पीसीएस में निसार को लेकर के, ठीक है। ये जो निसार था ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन था, तो इस वजह से मैं इस पर थोड़ा मतलब फोकस करके आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखिए, जाक्सा जो है वो अपने H324L प्रक्षेपण यान से इस मिशन को लॉन्च करेगा। ये अगर स्टेटमेंट में बनेगा तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। और इसमें इसरो का मून चंद्र लैंडर होगा जो जापान निर्मित रोवर को ले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास पॉइंट्स हैं। तो साझा ऑपरेशन में चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का अध्ययन किया जाएगा। मिशन से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावना को बेहतर ढंग से समझने में भी थोड़ी हेल्प वगैरह मिल जाएगी। वहीं हम देखें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर समझौता हुआ है।
और हाइड्रोजन अमोनिया से जुड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर भी अपनी सहमति वगैरह बनाई गई है। विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर भी दोनों देशों में समझौता किया गया है। और क्रिटिकल मिनरल, जिसे हम लोग इम्पोर्टेंट मतलब कि मिनरल के नाम से जानते हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल की संज्ञा देते हैं, इन पर भी दोनों देशों के मध्य थोड़ा समझौता वगैरह हुआ है। इन सारे समझौतों में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है जो जाक्सा और इसरो के मध्य हुआ है चंद्रयान 5 को लेकर के, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखिए। साइंस एंड टेक में वो क्वेश्चन बहुत मतलब पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो मतलब अगली जो खबर है वो क्या है कि चाइना के तियानजिन में 25वां SCO, कौन सा, तो SCO शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है। कौन सा है, तो 25वां एडिशन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है, तो चीन के तियानजिन में हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास बातें इससे निकल के आई हैं। तो चाइना के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक संघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO कहा जाता है, इसका 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको पता है PCS में पूछा गया था जब SCO की कल्चरल जो कैपिटल है वो हमारी वाराणसी बनाई गई थी ना, तो वो क्वेश्चन खूब पूछा गया था। तो SCO से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो दरअसल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए कि चीन के राष्ट्रपति, सबको नाम पता ही होगा, सी जिनपिंग, इनकी अध्यक्षता में आयोजित ये सम्मेलन 10 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष के अलावा 17 भागीदार देशों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और 25वें संघाई सहयोग संगठन की थीम जाने रही है प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट SCO इन एक्शन, ठीक है। हो सकता है प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट ना दे करके क्या दे दें, SPO इन एक्शन, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सम्मेलन है इसमें सदस्य देशों ने सुरक्षा, वैश्विक शासन, आर्थिक सहयोग और सतत जो विकास है, इन जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा वगैरह की है। वर्तमान में SCO के जो 10 सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। 3 सदस्य पूछ लिया जाता है कि SCO में कौन सा सदस्य शामिल नहीं है या फिर अभी हाल ही में कौन सा शामिल हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। रूस है, चाइना है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है। तो ये सारे SCO के मेंबर्स हैं, ठीक है। आगे देखिए कि SCO का जो 25वां एडिशन हुआ है इसमें लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको, लाओस को, ठीक है। तो लाओस को साझेदार देश के रूप में यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट किया गया है। और इससे अब SCO की जो टोटल संख्या है वो 27, यानी कि 10 सदस्य देश और 17 साझेदार देश, इतनी हो गई, यानी कि टोटल 27 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें 10 तो मतलब पूरी तरह से मेंबर्स ही हैं और 17 जो है इसमें पार्टिसिपेट जो कंट्रीज़ हैं वो हैं। आगे देखिए कि जो संघाई सहयोग संगठन है वो अपने मध्य एशियाई उद्गम से आगे बढ़कर वर्तमान में विश्व की लगभग 23% GDP, स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब UPSC ने पूछ रखा है ऑलरेडी कि जो SCO है, नहीं SCO से नहीं पूछा गया था, किसी और से पूछा गया था, लेकिन हमारे यहाँ SCO से भी पूछा जा सकता है कि SCO में जो है ये अभी हाल ही में विश्व की 23% GDP का और 42% जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब हो सकता है 23 के बदले यहाँ 27 कर दें, 25 कर दें और इसको 42 के बदले 45 कर दें, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने SCO शिखर सम्मेलन 2025 में पार्टिसिपेट किया और भारत की दृष्टि को सुरक्षा, संपर्क, अवसर, इन तीनों स्तंभों पर केंद्रित बनाया। तो इसमें SCO का जो मतलब कि फुल फॉर्म है वो क्या होगा, सेफ्टी, और ये मतलब कि संपर्कों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो भी कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, और अवसर, अवसर को क्या कहते हैं तो आप बताइएगा, अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ठीक है। अवसर को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, सुरक्षा को जो है सेफ्टी कहते हैं, संपर्क का कॉन्टैक्ट कहते हैं, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो SCO का यहाँ जो फुल फॉर्म है वो क्या निकल के आ रहा है, सेफ्टी और कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं करना, सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये कहना जो है ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। आगे देखिए कि उन्होंने आतंकवाद और इसके वित्त पोषण पर शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराते हुए सामूहिक कार्यवाही की अपील की और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की आलोचना वगैरह भी की है। तो इसमें किसकी आलोचना किए होंगे, समझ आ रहा है, पाकिस्तान को पक्का टारगेट किया जाएगा। अगली जो मतलब अगला जो पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्षेत्रीय संपर्कों को विश्वास निर्माण का साधन मानते हुए चाबहार पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और डिजिटल भौतिक कनेक्टिविटी को साझा विकास का आधार बताया है। और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए उन्होंने SCO के तहत सभ्यतागत संवाद मंच बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी रखा।
आगे रखिए, देखिए कि जो साझा धरोहर सांस्कृतिक समझ और युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। वहीं यदि हम आगे देखें तो एससीओ सुधार पर भारत ने संगठित अपराध, मादक पदार्थ की तस्करी और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए नए केंद्रों के समर्थन की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की डिमांड की, ताकि बदलते भू राजनीतिक हालात का जो प्रतिनिधित्व है वो किया जा सके। और क्या कुछ हुआ है आगे आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन पर बल दिया है। सम्मेलन के समापन पर जारी तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा भी की है और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को समाप्त करने तथा आतंकवादियों और प्रायोजकों को न्यायिक अभिरक्षा में लाने का आह्वान भी उनके द्वारा किया गया है। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के माध्यम से आतंकवाद पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया और संगठित अपराध, मादक पदार्थ की तस्करी और साइबर खतरे से निपटने के लिए 4 नए एससीओ केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। आगे देखिए कि संस्थागत सुधार और विस्तार के अंतर्गत घोषणा पत्र में पर्यवेक्षक देशों और भागीदारी देशों को एक ही श्रेणी यानी एससीओ भागीदार में कि मिला लिया गया है। और जो हमारे सदस्य देश हैं, यानी कौन से सदस्य देश, एससीओ के जो सदस्य देश हैं, इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में सहयोग करने पर भी जो सहमति है वो व्यक्त की गई है। भारत ने एआई तक पहुंच और इसके विकास में समान अधिकारों पर जो बल वगैरह है वो दिया है। और देखिए कि सम्मेलन में चोलपोन अता किर्गिज गणराज्य है, इसको एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। अब आप सोचिए ये किर्गिस्तान का है। जब भारत में एससीओ की राजधानी वाराणसी को बनाया गया था तब हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। अब चूंकि ये भारत का नहीं है तो मे भी ना पूछा जाए, लेकिन देख लीजिए क्या पता स्टेटमेंट में बन जाए। तो ध्यान से देखिए कि पर्यटन और सांस्कृतिक जो राजधानी है 2025-26 वो किसको कि अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था एससीओ का, तो चोलपोन अता जो कि किर्गिज गणराज्य है। आगे देखिए कि शिखर सम्मेलन में गाजा और ईरान में सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई तथा अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए समावेशी शासन पर भी जोर दिया गया है। इस सम्मेलन में भारत के वैश्विक विजन, इसको जरूर देखिए, भारत का वैश्विक विजन क्या, एक पृथ्वी एक परिवार, ठीक है, तो वन अर्थ वन फैमिली, ये एक भविष्य यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको मान्यता दी गई। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये जो कि भारत का वैश्विक विजन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसको मान्यता कहाँ पे दी गई, तो अभी हाल ही में जो एससीओ समिट हुई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई हैं। आगे देखिए कि वैश्विक सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने और एससीओ विकास बैंक की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। आगे बहुत बड़ा सा ये है, अब इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं। सदस्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों सहित एक तरफा बलपूर्वक उपायों का विरोध किया है जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और अगर हम देखें कि जो एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित होना है, किर्गिस्तान में 2026 में। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 2026 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो किर्गिस्तान करेगा, ठीक है। और बिश्केक में होने वाले सम्मेलन का केंद्रीय थीम क्या होगा, तो एससीओ के 25 वर्ष एक स्थिर विश्व, विकास और समृद्धि के लिए साथ, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। वहीं हम देखें तो चीन ने 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय विकास और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट घोषणा वगैरह की है। भारत में जो चीनी राजदूत हैं, नाम क्या है उनका, सू फेई होंग, इन्होंने घोषणा की कि एससीओ सदस्य देशों को 2025 के अंत तक 2 अरब जो है RMB लगभग $274 मिलियन अनुदान मिलेगा और अगले 3 वर्षों में 10 अरब RMB यानी कि 1.37 अरब डॉलर का ऋण वगैरह भी दिया जाएगा। आगे देखिए कि चीन ने 100 छोटे और सुंदर जनजीवन परियोजनाओं का वादा किया जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 से छात्रवृत्तियों की जो संख्या है वो दुगनी की जाएगी। एससीओ कनेक्टिविटी PhD प्रोग्राम भी स्टार्ट होगा और साथ ही अगले 5 वर्षों में 10 लुबान कार्यशालाएं भी स्थापित की जाएगी। हमको लग रहा है जैसे हम लोग बजट वगैरह तो नहीं पढ़ने बैठ गए। चलिए आगे देखिए। और साथ में अगले 5 वर्षों में 10 लुबान कार्यशालाएं स्थापित की जाएंगी और 10,000 तकनीकी प्रशिक्षण अवसर वगैरह भी दिए जाएंगे। तकनीकी सहयोग के तहत तियानजिन घोषणा में सदस्य देशों ने जिम्मेदार एआई विकास पर सहमति जताई है जिसमें सुरक्षा, पारदर्शिता, समावेशिता और निष्पक्षता पर जोर वगैरह दिया गया है। आगे आपको बता रहे हैं, खत्म ही नहीं होने वाला। किस सम्मेलन में चीन ने जायो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया, ध्यान से, ये किसका है, जायो, ये भैया चाइना का ह्यूमनॉइड रोबोट है। जबकि राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने एआई, ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को एससीओ के भविष्य का आधार भी बताया है, ठीक है,
एआई के केवल नुकसान ही नहीं हैं, इसके बहुत फ़ायदे भी। हालांकि एआई के फ़ायदे तो बहुत हैं, ये तो हर कोई अपने जीवन में महसूस कर ही रहा होगा। नुकसान तो है। अब आप सोचिए, कोई भी जब तकनीक डेवलप होगी तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो होने ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, रैंकिंग से एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन इट मीन्स रैंकिंग से एक जो है आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। ठीक है, तो ये जो है 2020 या 22 वाले में कहीं पूछा गया था, उस टाइम का पूछा गया था, 2025 वाला थोड़ी पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 आया है, क्या इसमें खास बातचीत है। पहले तो यही जानना चाहिए कौन इसको जारी वगैरह करता है, फिर भारत की स्थिति क्या है, टॉप में कौन है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भारत में क्या सुधार हुआ है या मतलब कि कमी हुई है, इस तरह की चीज़ें ही हमारे एग्जाम में बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, जिसे हम लोग IMD कहते हैं, इनके द्वारा अगस्त 2025 में ये जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है, यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, इसको मतलब कि क्या किया गया है, जारी किया गया है। और इसके अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती चुनौतियों से जूझ रही हैं, जबकि कई उभरते बाजार रणनीतिक सुधारों को अपना करके आगे बढ़ने पे सफल रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। आगे देखिए कि दुनिया के 69 देशों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान, जिसे IMD कहा जाता है, इसकी इस रैंकिंग में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, ध्यान से देखिए, जो स्विट्जरलैंड है जहां 100 के सर्वोच्च स्कोर के साथ शीर्ष पे, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप पे है। और उसकी जो मतलब पोजीशन है, पोजीशन इट मीन्स उसको जो मतलब कि क्या मिलता है, स्कोर, उसका जो स्कोर है वो याद रखिएगा 100 है, और 100 स्कोर के साथ वो टॉप पे है। ठीक है, वहीं वेनेजुएला की यदि बात करें तो ये सबसे नीचे 69th पोजीशन पे है। टोटल 69 कंट्रीज़ को इसमें शामिल ही किया गया है। वेनेजुएला सबसे फिसड्डी है, और ये तेल वगैरह के क्षेत्र में हालांकि बहुत ठीक ठाक है। तो जो वेनेजुएला है ये इसकी पोजीशन 69th पे है, और इसका स्कोर तभी नहीं दिया गया है। लेकिन टॉप पे जो है वो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड है, और उसका स्कोर भी आपको याद रखना होगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 2025 में जो भारत है उसकी जो स्कोर वगैरह, पहले वो देखिए कि 64.19 स्कोर के साथ भारत 41st स्थान पे है। ठीक है, तो 69 टोटल जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत की जो पोजीशन है वो 41st है। स्कोर कितना है भारत का, 64.19, 100 में इतना स्कोर इसने किया है। और 2024 में उसकी रैंक कहाँ थी, 39 थी। ठीक है, यानी कि अब खराब हो गई है, पहले जो है 2024 की अपेक्षा इसकी रैंक जो है वो खराब हुई है। तो ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है ये एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो सरकारों और निजी क्षेत्र के लिए एक संदर्भ बिंदु का काम करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन न केवल सकल घरेलू उत्पाद से किया जाता है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों के जटिल मैट्रिक्स को भी इसमें देखा जाता है। आगे देखिए कि सूचकांक के सभी मानदंडों को टोटल 4 कारकों, कौन कौन से वो 4 कारक हैं, तो पहला तो हमारा यही है कि आर्थिक प्रदर्शन, ठीक है, दूसरा है सरकारी दक्षता, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, और चौथा है बुनियादी ढांचा। इनमें विभाजित किया गया है। तो ये जो 4 मानदंड हैं वो याद रखिए। भारत की पोजीशन कहाँ पे है, तो 41st पे है, पहले वो 39 पे था, अभी क्या हुआ है, अभी खराब हुआ है। वेनेजुएला टॉप पे है, 100 स्कोर किया, सॉरी वेनेजुएला फिसड्डी है। और कौन सा था यूरोप का एक कंट्री, एक सेकेंड, हाँ स्विट्जरलैंड था ना शायद, हाँ स्विट्जरलैंड 100 में 100 ला करके टॉप पे है। ठीक है, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 मानकों पर जो भारत का प्रदर्शन रहा है वो, तो आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो जो है ये 27वें स्थान पे रहा है। ओवरऑल तो हम लोगों ने देख ही लिया, 41वें स्थान पे है 64.19 स्कोर के साथ। सरकारी दक्षता में 45वें स्थान पे है, मतलब इससे भी फिसड्डी है। व्यावसायिक दक्षता में 25 है, बुनियादी ढांचा में 51। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में शीर्ष 10 देश। कभी कभी क्या होता है, जब एग्जामिनर का दिमाग जो है वो घूमा रहता है तो वो क्या काम करते हैं, पूछ लेते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में टॉप 10 में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, स्कोर नहीं याद रखना आपको, बस टॉप 10 में कौन शामिल नहीं है वो देख लीजिए। तो टॉप 10 में पहले देखिए कौन कौन है, सिंगापुर, और दूसरे पे है टॉप पे यानी कि फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है सिंगापुर, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे है डेनमार्क, 5वें पे UAE, छठे पे ताइवान, 7वें पे है आयरलैंड, 8वें पे है स्वीडन, 9वें पे है कतर, और 10वें पे है नीदरलैंड। ठीक है, आपसे ना एक क्वेश्चन और ही थोड़ा सा मतलब कि इनोवेशन टाइप का पूछ सकते हैं कि टॉप 10 में ऐसे पूछ लेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में
टॉप 10 में अफ्रीका के 2 देश शामिल हैं। तो आप देखिए अफ्रीका के कोई एक देश आपको मिल रहा है, मुझे तो को नहीं दिख रहा है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो हम लोगों को लगेगा कि हो सकता है कोई मतलब थोड़ा अच्छे से प्रदर्शन किया होगा, टॉप 10 में आ गया होगा। तो ध्यान से, हाँ कोई नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि ये जो रैंकिंग है वो 2025 में विश्व के प्रमुख देशों की स्थिति इस प्रकार है। तो अमेरिका को देख लीजिए, 13वें स्थान पे है। चाइना 16वें पे है। ऑस्ट्रेलिया 18वें पे है। जर्मनी 19 पे है। यूके की जो पोजीशन है 29 है। फ्रांस 32वें नंबर पे है। जापान 35 पे है। और अपना इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, 41st। ठीक है, चलिए अगली जो सूची आ रही है ना उसमें आपको देखने को मिल रहा है फिसड्डी कौन से हैं। सबसे फिसड्डी वेनेजुएला है, वो हमने देखा, इसका स्कोर मात्र 25 है, मतलब 25.47। वेनेजुएला से थोड़ा अच्छी कंडीशन नामीबिया की है, उससे अच्छे नाइजीरिया है, उससे अच्छा टर्की है, उससे अच्छा मंगोलिया है। हालांकि वेनेजुएला याद रखिए बहुत है। चलिए आगे देखिए कि जो IMD है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इसकी स्थापना 1990 में 2 स्विस बिजनेस स्कूलों, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी IMI और इंस्टीट्यूट पोरल एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एट्यूड डेस मैथड्स दे डायरेक्शन डेल एंटरप्राइज लुसाने के विलय के द्वारा की गई। अब इतना कठिन सा है तो आप खुद देखिए एक बार। ठीक है, चलिए अगली खबर फिर से रिपोर्ट से ही आ रही है, रिपोर्ट रैंक इंडेक्सेस से। तो क्या पूछ रहे हैं आप, मतलब क्या बता रहे हैं आपको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया। अब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये दरअसल कुछ खास नहीं है। इसमें ये होता है कि बिना वीज़ा के आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो जो टॉप पे होगा वो सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के यात्रा करने में सक्षम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ब्रिटिश संस्था हेनले पासपोर्ट या हेनले एंड पार्टनर्स, इनके द्वारा विभिन्न देशों के पासपोर्ट की शक्ति का आकलन के आधार पर 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए 2025 की हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जुलाई 2025 में जारी की। और इससे पहले संस्था के द्वारा ऐसी रैंकिंग 2025 में जनवरी में जारी की गई थी। जुलाई 2025 की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें देखिए तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 8 स्थानों का थोड़ा सुधार हुआ है। अब सुधार हुआ है तो मैं भी पूछ लें। जनवरी 2025 की हेनले एंड पार्टनर्स रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85 थी और तथा वीज़ा के बिना वो 58 देशों में जो है वो यात्रा कर सकता था। लेकिन जुलाई 2025 की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत की जो मतलब रैंक है वो सुधर के 77 हो गई है और अब 59 गंतव्यों तक वीज़ा फ्री यात्रा करने में वो सक्षम हो गया। तो अब 59 जो है गंतव्य हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। रैंकिंग क्या हुई है, 77वीं रैंकिंग आ गई है, पहले 85 थी। आगे देखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में हम देखेंगे सिंगापुर। तो कई सालों से सिंगापुर और जापान यही शीर्ष पे रहते रहे हैं और इस सूचकांक के अनुसार वीज़ा के बिना 193 गंतव्यों की यात्रा कर सकते। समझ रहे हैं, यूएन में जितनी कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज यूएन में है, उतने देशों में तो ये वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उन्हीं देशों में जो यूएन के मेंबर्स हैं वहीं जाते हो, लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि 193 देशों में ये वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। जुलाई 2025 रैंकिंग में जापान व दक्षिण कोरिया ये 190 गंतव्यों की यात्रा के साथ दूसरे स्थान पे हैं। कौन कौन, जापान व कोरिया। काफ़ी टाइम तक जापान टॉप पे था, अभी सिंगापुर ने इसको पिछाड़ दिया है। आगे देखिए, वहीं फ्रांस, इटली, स्पेन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी व आयरलैंड ये तीसरे स्थान पे हैं। विश्व के 189 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको बता रहे हैं शीर्ष 10 वो देश जिनका मतलब वीज़ा बहुत मजबूत है। वीज़ा मतलब पासपोर्ट बहुत मजबूत है, बिना वीज़ा के वो लोग यात्रा वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए सिंगापुर 193 देशों की यात्रा कर सकता है। फिर दूसरे पे जापान और दक्षिण कोरिया है। अब कोरिया का नाम आया ना तो समझ लिया करिए दक्षिण कोरिया ही होगा। उत्तर कोरिया इन सब कामों से मतलब नहीं रखता, वो इन सब मोह माया से दूर रहता है। तीसरे पे देखिए डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन है। मेरे ख्याल से ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से पूछ भी लेगा ना तो मतलब समझ लीजिए कि एग्जामिनर दुश्मनी निकाल रहा है। इतना आंकड़ा कौन याद रखता है, इतना वैसे ही जीएस इतना भरमार है। चलिए आगे देखते हैं। और अगली जो खबर है, अगली खबर तो नहीं है अभी, इसमें कह रहे हैं कि सबसे कम शक्तिशाली जो है उसमें बस एक को याद रखिए, अफगानिस्तान। ठीक है, 99वें स्थान पे है। 25 गंतव्यों पे ये जो है वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। फिर उसके बाद सीरिया, इराक, पाकिस्तान वगैरह है। पाकिस्तान को चाहे तो याद रख सकते हैं, 96 पोजीशन पे है, बाकी काम का नहीं है वो। आगे देखिए, भारत व पड़ोसी राज्यों में चीनी पासपोर्ट जिसकी रैंक 60 है। तो समझ रहे हैं इसकी रैंक कितनी है, 60 है। भारत से बेहतर स्थिति में है। एक सेकेंड, हाँ हमने अपना देखा था ना, हमारा 77 है, तो जाहिर सी बात है 60 है तो भारत से अच्छी स्थिति में है ही।
और भारतीय पासपोर्ट का जुलाई 2025 की रैंकिंग में जहां 77वां स्थान है, भूटान, म्यांमार व श्रीलंका के पासपोर्ट की रैंकिंग देखिए तो 84, 88 व 91 है, मतलब हमारे पड़ोसी देशों का बताया गया है। और इसको ना स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों भूटान, म्यांमार व श्रीलंका तथा चाइना से आगे है, तो नहीं, चाइना से आगे नहीं है, बस भारत जो है भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान से आगे, ठीक है। चाइना हमसे मतलब खुद ही आगे है। चलिए आगे देखिए, अगली जो खबर है वो क्या है, अगली नहीं, बस अब और नहीं देखते, कोई मतलब की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ये देख सकते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले 10 देशों में एशिया से कौन सा एक देश सम्मिलित है, ये पूछा जा सकता है, यूएई है, ठीक है। बस ये एक पॉइंट हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बन सकता है कि एशिया से जो है कौन शामिल है इसमें, तो यूएई है और इसकी रैंकिंग क्या है, 8 है, ठीक है। और ये फिर आपको बता रहे हैं कि इसका यही काम है कि कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा वगैरह कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगली जो खबर है वो क्या है, कह रहे हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो सबसे बनते हैं, जितना इन्होंने दिया है क्वेश्चन तो सभी से बनते हैं, कभी ना कभी सभी से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तभी इन्होंने दिया ही है। चलिए क्या कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे हम लोग IMD कहते हैं, इनके द्वारा अगस्त 2025 में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम क्या है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। किसके द्वारा जारी की जाती है, IMD के द्वारा। ध्यान से देखिए, फिर देखिए, और इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड का जो शहर ज्यूरिख है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में भारतीय शहर 20 में भी स्थान नहीं बना सके, मतलब टॉप 20 में अपना कोई भी शहर शामिल नहीं है। आगे देखिए कि स्विट्जरलैंड की मजबूत शहरी योजना और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे ने उसके 3 शहरों को शीर्ष 10 स्थान में मतलब कि शीर्ष 10 में शामिल करवाया, मतलब टॉप 10 में तो स्विट्जरलैंड के ही 3 शहर हैं। आगे देखिए कि इस इंडेक्स में मध्य पूर्व में सर्वाधिक सुधार करते हुए दुबई 12वें स्थान से 4थे स्थान पे आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसने सुधार किया है। वहीं अबू धाबी जहां पहले 10वें स्थान पे था, अभी वो 5वें स्थान पे आ गया है, जो टिकाऊ बुनियादी ढांचा और डिजिटल सेवाओं में उनकी तीव्र प्रगति का संकेतक है। और इस रैंकिंग में देखिए तो शहरों का मूल्यांकन टोटल 5 मानकों पर किया जाता है। ये 5 मानक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि IMD के द्वारा ये जो जारी आंकड़े हैं उसमें विश्व के शीर्ष 10 जो स्मार्ट सिटी हैं वो कौन से हैं, तो अपना भारत का को है नहीं, तो बस एक बार वैसे ही सरसरी निगाह से देख लीजिए कि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख टॉप पे है, दूसरे पे नॉर्वे का ओस्लो है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, चौथे पे है UAE का मतलब दुबई, समझ लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया से रिलेटेड है। वहीं हम देखेंगे UAE का ही अबू धाबी है, यूनाइटेड किंगडम का लंदन है, फिर 7वें पे आपको कोपेनहेगन डेनमार्क है, 8वें पे आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ये ना कई बार हमसे मिलान में पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ध्यान मतलब देख लीजिए कैनबरा है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। चलिए आगे देखिए, सिंगापुर का जो है वो सिंगापुर ही है, और सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल भी है। स्विट्जरलैंड का लुसान है, ठीक है, तो ये टॉप 10 में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपसे बता रहे हैं कि जो भारतीय शहर हैं वो वैश्विक स्मार्ट सिटी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन वे टॉप 20 से बाहर हैं। यद्यपि बुनियादी ढांचे डिजिटल अपनाने और नागरिक सेवाओं में प्रगति तो हुई है, लेकिन शासन, गतिशीलता और मानव विकास में चुनौतियां आज भी बरकरार हैं, ठीक है, इसी वजह से तो फसड्डी हैं। अब जैसे भारत देश की हम बात करें तो भारत देश में स्मार्ट सिटी में टॉप में कौन है, तो भारत देश के भीतर दिल्ली जो है वो टॉप पे है, और रैंकिंग कितनी है ओवरऑल, 104। दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे हैदराबाद है, चौथे पे है बेंगलुरु, ठीक है। और इसका स्रोत बताया गया है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो ध्यान से देखिए कि भारत देश के भीतर जो है वो टॉप जो 4 हैं उनका नाम जाने रहिए कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। हालांकि ये टॉप 100 की भी सूची से बाहर है ओवरऑल। चलिए आगे देखते हैं, अगली जो खबर आ रही है वो क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों वाले देश। अब जाहिर सी बात है अपना भारत तो यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट तो वही मतलब हवाई से हो रही है, मतलब बोल बच्चन टाइप की बातें हैं कि शिक्षा किसी भी देश का भविष्य जो है वो तय करती है, और ये युवा मन में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण करती है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली लोगों को आगे बढ़ने और सफल होने में भी मदद करती है, और ये अर्थव्यवस्था को सहारा देती है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। तो सब जानते हैं भैया एजुकेशन ये सब कुछ करता है। आगे देखिए, लेकिन आगे आपसे कह रहे हैं कि लेकिन किसी शिक्षा प्रणाली को सबसे अच्छा क्या बनाता है, बताइए क्या है वो चीज़ जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाता है। तो ये सिर्फ परीक्षा के अंकों के बारे में नहीं है कि आपने 99.99% अंक प्राप्त कर लिए तो वो अच्छा है, नहीं नहीं नहीं। सबसे अच्छी प्रणालियाँ रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, समान पहुंच और छात्रों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए हमेशा प्रिपेयर करती हैं।
आगे देखिए कि अगस्त 2025 में जारी किया गया है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। इनके अनुसार डेनमार्क जो है ना, ये दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। कौन है टॉप पे? डेनमार्क। आगे देखिए, ये मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और तनाव मुक्त सीखने के माहौल को प्रदान करता है। फिर देखिए, भारत जो है इस सूची में आपको 54वें स्थान पे मिलेगा। हालांकि भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यहाँ आईआईटी, आईआईएम जैसे विश्वसनीय संस्थान हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम लोग राइट टू क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, यही होना चाहिए। इसने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच तो बढ़ाई है, लेकिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बड़ी जो खाई है वो आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में सरकारी और निजी संस्थानों की गुणवत्ता में भारी असमानता है। समझ सकते हैं, सरकारी स्कूल जाके प्राइमरी में 2-4 दिन थोड़ा पढ़ के आइए। आगे देखिए, तथा अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्र में अभी देश को बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो आपके मन में ये फील ही नहीं होगा कि हम अपने बच्चे को प्राइमरी में सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। क्यों? अगर पैसा है तो कैसे कि आप रिस्क लेंगे अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजने का, जहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई ना हो, टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को आता नहीं, अरे आता तो बहुत है। बताइए, टेट निकालेंगे, उसके बाद सुपर टेट निकालेंगे, तो आता तो बहुत कुछ है। और सुपर टेट का पेपर अगर आप देखें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको लगेगा कि अरे यार इतना टफ आता है। तो आने से नहीं होता, उनके अंदर ना मोटिवेशन नहीं रहता, वो लोग मोटिवेट नहीं रहते बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि सैलरी एकदम मिलनी ही है, चाहे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, अब तो भैया अपना राज है। तो इस वजह से कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, कोई हायर अथॉरिटी है नहीं जो आके चेकअप वगैरह करे कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं। आओ जाओ घर अपना है। ठीक है, चलिए, खाला जी का घर जो कहावत है ना, वो इन्हीं के लिए बनी है। आगे देखिए कि यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जहां दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली है, जो एजुकेशन प्रणाली है, उन देशों की यहाँ पे सूची वगैरह दी गई है। तो टॉप पे हमने देख ही लिया, डेनमार्क है, दूसरे पे आपको स्वीडन मिलेगा, तीसरे पे यूके है, चौथे पे है फिनलैंड, जर्मनी 5वें पे है, कनाडा 6ठे पे है। यदि हम नॉर्वे की बात करें तो ये आपको 7वें पे मिलेगा, जापान 8वें पे है, स्विट्जरलैंड 9 पे है, ऑस्ट्रेलिया 10 पे है, भारत 11 पे थोड़ी ना है, भारत का स्थान 54 है। ठीक है, चलिए, अगली जो खबर आ रही है वो भी इंडेक्स से ही रिलेटेड है। कौन सा इंडेक्स आ रहा है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में क्या कुछ बातें की गई हैं। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा प्रकाशित ये एक वैश्विक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है। पहले तो ये पता होना चाहिए किसके द्वारा इसको पब्लिक किया गया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च। अगर आपने ध्यान से देखा होगा 2024 में यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक साइड रिपोर्ट का नाम दिया हुआ था, एक साइड उस रिपोर्ट को कौन पब्लिक करता है उसके बाद आपको मैच करना था। ठीक है, जिस वजह से हम आपको फोकस कर रहे हैं कि कौन इसको जारी किया है वो देखिए। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, और ये वैश्विक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका क्या करती है? फीडबैक करती है, यानी कि मूल्यांकन करती है। आगे देखिए, ये सूचकांक दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में एआई के उपयोग को अपनाने के लिए किया गया एक अध्ययन है। काउंटर पॉइंट ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 5000 से भी ज़्यादा कि पहल, संचार और संरचना की मजबूती, डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटिंग पहल, विश्वविद्यालय के उत्पादन और स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती सहित अन्य कारकों का विश्लेषण किया है। वहीं देखिए कि ये जो अध्ययन है इसमें एआई शहरों को सक्षम बनाने वाले प्रमुख तकनीकी विक्रेताओं का भी विश्लेषण किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसे उद्योगों में एआई के उपयोग को पता लगाया गया है। टॉप पे आपको दिखा दिया गया है कि इस इंडेक्स में सिंगापुर ने दुनिया के अग्रणी एआई शहर के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? सिंगापुर ने। उसके बाद फिर सियोल, और ये सियोल क्या है? ये दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। फिर आपको बीजिंग मिलेगा, फिर दुबई और फिर सैन फ्रांसिस्को। ये टॉप 5 में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? सिंगापुर 1 पे है, सियोल 2 पे है, बीजिंग 3 पे है, 4 पे है दुबई, और 5वें पे है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आगे देखिए कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बेंगलुरु, रियाद और हुआंगझो तथा साओ पाउलो ये दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते एआई शहरों में से एक हैं। तो अपना बेंगलुरु भी इसमें शामिल है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे देखिए कि इस रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि सुपर कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण निवेश के साथ आने वाले वर्षों में उत्तरी अमेरिका और चाइना के बीच अंतराल थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं आप देखिए कि ये जो रिपोर्ट है उसमें भारत की क्या स्थिति है। तो बेंगलुरु ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिटी इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान है बेंगलुरु का? 26th। और ये भारतीय शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पे है।
और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बेंगलुरु ने स्वयं को एक वैश्विक एआई अनुसंधान और विकास और डेटा सेंटर केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जो अपने फलते फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको बता रहे हैं कि बेंगलुरु के बाद फिर दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे चेन्नई है, चौथे पे चेन्नई याद रहना चाहिए, पांचवे पे है कोलकाता। ठीक है, और मुंबई तथा दिल्ली यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अभिनव तरीकों से एआई का उपयोग कर रहे हैं। साथ में भविष्य में इनके रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय शहरों को एआई की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक अधिक व्यापक रोड मैप और एक मजबूत नियामक ढांचे से थोड़ा लाभ वगैरह हो सकता है। यहाँ आगे आपको एक सारणी में दे दिया गया है टॉप 5 में जो शहर हैं एआई वाले, तो सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को ऊपर हम लोग देख के आ रहे हैं। अगली जो खबर आ रही है वो भी रैंकिंग से ही है। क्या है? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वैश्विक उच्च शिक्षा सलाहकार, जिसे हम लोग क्यूएस क्या कहते हैं, क्यूएस यानी कि क्वाक्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, इनके द्वारा दुनिया के 150 शहरों यानी 150 शहरों के मूल्यांकन पर ये जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 है उसको जुलाई 2025 में जारी किया गया। इसमें दुनिया जो है उसमें जो है आपको बता रहे हैं कि दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहरों की सूची में दिल्ली अपना कहाँ पे है? पहले स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिए कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली है हमारी, ये पूरी दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहरों की सूची में पहले स्थान पे आ रहा है। वहीं देखिए टॉप 15 में किफ़ायती शहरों की सूची में भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम शामिल है, यानी कि टॉप 15 में आपको कौन कौन मिल जाएगा? दिल्ली और मुंबई। ठीक है, आगे देखिए कि इसके बाद बेंगलुरु का भी स्थान है। तो 3 ऐसे हमारे सिटीज़ हैं जो कि टॉप 15 में शामिल हो रहे हैं। पहला तो आपको यही याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे किफ़ायती शहरों की बात की जाए तो वो दिल्ली है। फिर उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु भी हैं भारत से संबंधित। हालांकि इनकी ओवरऑल रैंकिंग 1 2 3 नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। आगे देखिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में दिल्ली टॉप पे है, यानी कि मतलब दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 1 है, ये कंफर्म है। आगे आपसे क्या करें कि क्यूएस सर्विसेज छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत में छात्रों के लिए मुंबई सबसे अच्छा शहर है, उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद बेंगलुरु और चेन्नई का स्थान आ रहा है। ठीक है, वहीं हम आगे देखेंगे कि इस सूचकांक में सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल, लंदन ब्रिटेन शीर्ष पे हैं टॉप 3, यानी कि ये मतलब क्या है, तो सियोल, टोक्यो और लंदन ये शीर्ष 3 स्थान पे हैं। ठीक है, लगता है कुछ गड़बड़ाया है क्या? दिल्ली दुनिया के सबसे किफ़ायती शहरों की सूची में पहले स्थान पे है, ये बात तो ठीक है कि बस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग, एक सेकंड। हाँ, तो 2026 की इस रैंकिंग में सिर्फ 5 शहर यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। इनका देखिए स्कोर 100 में 100 आ रहा है। सियोल का, टोक्यो जापान का 99.9 स्कोर है, फिर लंदन यूके का है, म्यूनिक जर्मनी का है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये ओवरऑल दरअसल रैंकिंग दी गई है। चलिए आगे देखिए कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जो प्रतिवर्ष क्वाक्वेलेरी साइमंड्स के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कई संकेतकों के आधार पर ये सब आधारित वगैरह है। और इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, छात्र विविधता, किफ़ायती जीवन, नियोक्ताओं की सक्रियता और शहर की जो आकर्षकता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई, इन सभी भारतीय शहरों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी जो रैंकिंग है उसमें सुधार किया है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो इसने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक यानी 96.5 अंकों के साथ अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स यानी किफ़ायती जीवन सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। तो ये अपने आप में ना एक मतलब की सूची है। कौन सी सूची? की अफोर्डेबल जो मतलब की शहर है विद्यार्थियों के लिए, वो उसमें टॉप पे है अपना दिल्ली। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में नहीं। तो ओवरऑल तो हमने देख लिया कि सियोल ही टॉप पे है। सियोल ही था ना, वरना कुछ गलत हो जाए। हाँ, सियोल ही है। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे क्या बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वही वैश्विक स्तर पर उसकी समग्र रैंकिंग की बात करें तो कहाँ पे आ रहा है? दिल्ली 104वें स्थान पे आ रहा है। और मुंबई ने एक बार फिर शीर्ष 100 शहरों में प्रवेश किया है और 15 स्थान का सुधार करके 98वें स्थान पे पहुंच गया है। बेंगलुरु भैया 22 स्थान का सुधार करते हुए 198वें स्थान मतलब 108वें स्थान पे है। चेन्नई 140वें स्थान से सुधार करके भी 128वें स्थान पे आ चुका है। तो ये सारे थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको देख सकते हैं। अब जो जिसकी वजह से टॉप में अपना नाम आ रहा है बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा ये सूची जारी की जाती है ये, और टॉप पे कौन है वो।
फिर देखिए कि भारत की रैंकिंग में सुधार का एक प्रमुख कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि इसकी शिक्षा और जीवन यापन की अपेक्षाकृत कम लागत है, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकप्रिय गंतव्यों की तुलना में। और क्यूएस में अफोर्डेबिलिटी स्कोर में दुनिया में दिल्ली जो है पहले स्थान पे है। बेंगलुरु और चेन्नई ने 84.3 और 80.1 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थानों में अपना जो है नाम शामिल किया है। अगले में आपसे कह रहे हैं कि किफ़ायती जीवन स्तर के अलावा भारतीय शहर अब रोजगार की दृष्टि से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संकेतक यह मापता है कि किसी शहर के स्नातकों को नौकरी बाजार में कितनी मान्यता मिलती है। और इस श्रेणी में दिल्ली और मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु ने 41वां स्थान का सुधार करते हुए 41 स्थान का सुधार करते हुए 59वां स्थान जो है वो प्राप्त किया, जबकि चेन्नई ने 29 स्थानों का सुधार करते हुए दिखाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्योग और व्यवसाय भारत की शिक्षा प्रणाली पर पहले से अधिक भरोसा करने लगे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बेंगलुरु ने 41 पोजीशन का सुधार करके अपनी रैंक कहाँ पे लाई है, 59 पे। चलिए अभी देखिए, अब एक बीमारी से मुक्त हुआ है कौन, नेपाल। तो अभी तो नेपाल में जनजी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसने और एक अच्छा काम किया है, वो देखिए कि नेपाल जो है वो रूबेला मुक्त घोषित होने वाला 6वां देश बन गया है पूरे विश्व में। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। तो नेपाल ने रूबेला जो कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है इसके रूप में अभी इसको समाप्त कर दिया है अगस्त 2025 में। WHO जो है इनके दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की है। और इस मान्यता के बाद नेपाल अब WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते के बाद रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला 6वां देश बन गया। तो जो 5 देश हैं उनका हम लोग नाम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कौन है भैया, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते। इसके बाद 6वें स्थान पे भी कौन आ गया है, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रूबेला के बारे में बता रहे हैं कि जिसे आमतौर पर जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं रूबेला को। ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल मतलब कि संक्रमण है जो आमतौर पर हल्का बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते पैदा करता है। और ये विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है, क्योंकि इससे मतलब कि गर्भपात, शिशु मृत्यु या जन्म या कई प्रकार का मतलब कि दुर्बल करने का जो जन्म दोष है वो हो सकता है। बच्चे मतलब कि उनके अंदर ना मतलब होता है ना कि बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपको आगे बता रहे हैं कि नेपाल ने 2012 में 9 महीने में 15 वर्ष तक के बच्चों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया था। और 2016 में इस टीकाकरण कार्यक्रम में दूसरी खुराक जो है वो शामिल की गई। नेपाल ने 2012, 16, 2020, 2024 में 4 राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाए और 95% तक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करके अभी अपने आप को क्या किया है, रूबेला मुक्त घोषित किया है। चलिए अगला जो है मतलब अगली जो खबर है वो भी इंडेक्स से ही आ रही है, न्यू बेओ सेफ्टी इंडेक्स। अब ये पहली बार मतलब अभी तक भर में ये पहली ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए एकदम नई नवेली है। क्या है, न्यू बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025। तो चलिए देखते हैं, और मैंने पूरे प्रीवियस ईयर में भी इस तरह की कोई इंडेक्स वगैरह नहीं देखा है, तो देखते हैं क्या बात है इसमें। कह रहे हैं कि किसी मतलब कि सुरक्षा किसी भी शहर के रहने योग्य होने की क्षमता तय करने का सबसे अहम कारकों में से एक माना जाता है। क्राउड सोर्स डेटाबेस न्यूम्बेओ के द्वारा अगस्त 2025 में एक रिपोर्ट जारी की गई है। नाम क्या है, मिड 2025 न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, और आगे देखिए कि भारत जो है इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से पोजीशन पे है। तो आपको बता रहे हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर 67वें पोजीशन पे है और इसका स्कोर कितना है, 55.8 है। और इस सूचकांक में दुनिया के टोटल 148 देशों को शामिल किया गया है। न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन, अपराध की दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता, सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है। और अधिक सेफ्टी इंडेक्स का मतलब क्या है, अब कम अपराध और बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा। अंक में हम लोग देख लेते हैं कि भारत के जो टॉप 10 सिटीज़ हैं वो कौन से हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहले तो मैंगलोर और कर्नाटका ही है, दूसरे पे है वडोदरा गुजरात, तीसरे पे है गुजरात का अहमदाबाद, चौथे पे है गुजरात का सूरत, और 5वें पे देखिए जयपुर, 6ठे पे है नावी मुंबई, 7वें पे है अनंतपुरम, और 8वें पे चेन्नई है, 9वें पे पुणे है, 10वें पे है चंडीगढ़। कुल मिलाकर के अपने उत्तर प्रदेश का एक भी इस सूचकांक के टॉप 10 सिटीज़ में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कि दिल्ली को सूचकांक में भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है, जिसकी 41 के स्कोर के साथ वैश्विक रैंकिंग 316वीं है। ठीक मतलब और टोटल शहर कितने शामिल किए गए हैं, 391 अर्थात 316वीं रैंक मिली है इसको टोटल 391 शहरों की सूची में।
आगे हम देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो अबू धाबी है वो लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है और इसकी जो है सुरक्षा रेटिंग कितनी है तो 88.8 है। और दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में हम देखें तो मध्य पूर्व का दबदबा आज भी बना हुआ है, जहां दोहा, दुबई और शारजाह ये सभी टॉप 5 में शामिल हैं या टॉप में शामिल हैं। अगर देखें हम लोग कि दुनिया के टॉप 5 में सबसे सुरक्षित शहर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2025 तो कौन हो जाएंगे, तो टॉप में आप देखिए यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी है, दूसरे पे आपको कतर मिलेगा, मतलब कतर की राजधानी दोहा है, तीसरे पे हम लोग देखेंगे यूएई का दुबई है और चौथे पे है यूएई का ही शारजाह, पांचवे पे ताइवान का ताइपेई है। ठीक है, आगे देखिए कि नुम्बेओ सिटी इंडेक्स या नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स दैनिक जीवन में दिन और रात दोनों टाइम में आप देखिए तो सुरक्षा को लेकर के जनता की धारणा पर आधारित है। जो भी प्रतिभागी हैं वो अपने अनुभव और चिंताओं के आधार पर अपने शहरों की रेटिंग वगैरह करते हैं। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में जो यूएई है इसका स्कोर 85.2 बताया गया है, इसके साथ ये स्थान शीर्ष पे है, दूसरे पे अंडोरा का स्थान है। और सबसे असुरक्षित देशों की जो सूची है 148वें स्थान पे, उसमें 19 स्कोर के साथ कौन सा है, हैती। ठीक है, तो टॉप पे यूएई का है और सबसे फिशड्डी यानी कि सबसे असुरक्षित कौन सा है, हैती है। वहीं हम देख लेते हैं विश्व के 5 शीर्ष सबसे असुरक्षित जो देश हैं वो कौन है, तो सबसे पहले मतलब असुरक्षित नहीं सॉरी सुरक्षित की बात हो रही है। ठीक है, तो विश्व के 5 सबसे सुरक्षित देशों में कौन आ रहा है, यूएई, अंडोरा, कतर, ताइवान और मकाओ। मकाओ जो है चाइना का, ये 5वीं पोजीशन पे है। वहीं सबसे असुरक्षित जो है वो कौन से हैं, तो सबसे सुरक्षित में 148वीं रैंक के साथ हैती है, फिर पापुआ न्यू गिनी, देन वेनेजुएला, देन अफगानिस्तान, देन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहीं देखा था वेनेजुएला एकदम फिसड्डी था, कहाँ देखा था जरा बताइए तो हमें। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025, तो चलिए देखते हैं वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025 को। कह रहे हैं कि 26 जुलाई 2025 को लिंकी द्वारा वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल एआई इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया। एआई के द्वारा संचालित लिंक बिल्डिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसका नाम क्या है, लिंकी, इसने एआई नवाचार की दौड़ में विजेता देशों की पहचान करने के उद्देश्य से इस अध्ययन को किया है। आगे इसमें टोटल 5 कारकों का परीक्षण किया गया है और वो 5 कारक कौन से हैं, पहला तो प्रति व्यक्ति एआई पेटेंट है, दूसरा एआई मॉडल की संख्या है, तीसरे पे आपको एआई में टोटल निवेश, चौथे पे है दैनिक कार्यों में एआई का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी और प्रति 10 लाख लोगों पर एआई नौकरियों के अवसर। ठीक है, तो ये 5 हैं परीक्षण जिन कारकों पे किया गया है। वहीं हम देखेंगे तो यूएस जो है 99 अंक के साथ वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे है, दूसरे पे आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, तीसरे पे है दक्षिण कोरिया। और देखिए यद्यप स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है लेकिन इसका स्कोर देखिए मतलब कि पहले वाले की अपेक्षा कितना कम है। वहीं आप देखिए तीसरे पे है कोरिया 54 अंक के साथ, चौथे पे है चाइना 52 अंक के साथ और सिंगापुर है जो है 32वें पे और कनाडा 29वें पे है। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने इस सूचकांक में आपको देखने को मिलेगा कि 24 के स्कोर के साथ 7वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, यानी कि बहुत फिसड्डी हम लोग भी नहीं हैं। तो भारत के द्वारा इस सूचकांक में स्कोर कितना किया गया है, 24। ठीक है, और इसके साथ ही भारत की रैंक क्या है, 7वीं है। इसके बाद ब्रिटेन 8वें स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया और इटली क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पे हैं। और भारत में 29 प्रतिष्ठित एआई मॉडल हैं और एआई में निवेश 7.25 अरब डॉलर का है। कार्यबल में देखिए एआई अपनाने की प्रवृत्ति इस रैंकिंग में सर्वाधिक भारत की है और यहाँ 92% कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों में एआई का उपयोग करते हैं। अब देखिए ना हम ये लोग कितना ज़्यादा एआई का जो है यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में। आगे देखिए एआई से संबंधित नौकरियों के अवसर के मामले में भारत में प्रति 10 लाख निवासियों पर केवल 8 अवसर हैं। ये थोड़ा बेकार बात है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया से बेहतर है, वहाँ पे केवल 4 ही अवसर हैं। आगे देखिए कि सिंगापुर एआई कैरियर के लिए एक केंद्र के रूप में उभरा है, जहां 216 नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं और इस क्षेत्र में इसका 1.5 अरब मतलब कि अरब डॉलर का निवेश है, जो स्विट्जरलैंड के निवेश का 3 गुना है। 17 सक्रिय एआई मॉडलों का समर्थन करता है और कार्यस्थल पर एआई रोजमर्रा की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन गया है और 88% कर्मचारी जो है वो अपने रोज जो काम वगैरह है उसमें इसका यूज़ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक एआई बाजार का जो मूल्य है वो 130 बिलियन यूरो से अधिक है। ठीक है, डॉलर नहीं यूरो लिखा हुआ है और 2030 तक इसके लगभग 1.9 ट्रिलियन यूरो तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, और ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका एआई में सबसे नवीन देश है, जहां सबसे अधिक संख्या में एआई मॉडल बनाए गए हैं, कितने 561 मॉडल, और इस क्षेत्र में 77.6 बिलियन डॉलर का निवेश वगैरह भी किया गया है। प्रति 1 लाख निवासियों पर 18 नवाचारों के साथ स्विट्जरलैंड में एआई पेटेंट की संख्या सर्वाधिक है और चौथे स्थान पर
जो मौजूद है चाइना, इसने 196 उल्लेखनीय एआई मॉडल क्या किया है, एआई मॉडल को जो है तैयार किया है। ठीक है, और इसने एआई में 9 अरब डॉलर का निवेश भी किया है। किसने? चाइना ने। कहाँ पे है पोजीशन पे? 4th स्थान पे। और इसके कार्यबल में एआई का उपयोग उच्च स्तर पर है, जहाँ 91% लोग अपने दैनिक जीवन में एआई का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो 29 अंकों के साथ ये 6ठे स्थान पर है, लेकिन निवेश के मामले में सिंगापुर से थोड़ा आगे है। यहाँ एआई में 1.96 अरब डॉलर का योगदान है, जबकि प्रति व्यक्ति पेटेंट के मामले में चीन के बराबर यानी 6 अंक हैं। कनाडा ने 94 उल्लेखनीय एआई मॉडल पेश किए हैं और एआई से संबंधित 72 पदों की उपलब्धता के साथ नौकरी का बाजार जो है वो मजबूत बना हुआ है। तो बस इन सबको देखिए, कोई खास चीज़ उसमें नहीं है कि हम लोग एक एक का देखते चलें। भारत का देखिए वही बहुत है। अब देखिए अगला जो हमारी अगली खबर है वो क्या है कि ओपन एआई, ठीक है, इसका पहला भारतीय कार्यालय खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? ये महत्वपूर्ण है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए, तो वैश्विक विस्तार में एक अहम पड़ाव चिन्हित करते हुए चैट जीपीटी, ठीक है, बहुत चैट जीपीटी का यूज़ हम लोग भी करते हैं। इसके निर्माता ओपन एआई, इसने 2025 के अंत तक भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा कब की? अगस्त 2025 में। यद्यपि देखिए चैट जीपीटी ना वैसे तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत सही है, पर उसकी बहुत ज़्यादा वो लिमिटेड है। आप उसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और हम जैसे गरीब लोग प्लस सब्सक्रिप्शन तो लेने से रहे तो बहुत कम ही यूज़ कर पाते हैं उसको। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपसे कह रहे हैं कि ये कदम जो है वो ओपन एआई की भारत सरकार के साथ साझेदारी और इंडिया एआई मिशन में योगदान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये मिशन जो है ना वो देश में समावेशी और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। नई दिल्ली में स्थित ये कार्यालय छात्रों, शिक्षकों, पेशेवरों और डेवलपर्स जैसे तेजी से बढ़ते उपयोगकर्ता वर्गों को समर्थन देने वाला एक प्रमुख केंद्र बनेगा। और यहाँ देखिए तो अपने कार्यालय को भारत में ही खोलने का निर्णय ओपन एआई ने इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका के बाद भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। जैसा कि मैंने ही बताया, हम लोग भी काफ़ी यूज़ करते हैं। पिछले वर्ष में भारत में साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 4 गुना बढ़ी है। छात्रों का योगदान सर्वाधिक है, जो वैश्विक स्तर पर भी सबसे बड़े उपयोगकर्ता समूह है। अब भारत देश ऐसे भी देखिए ना, जब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ यूज़ करने की बात आएगी तो उसमें भारत जो है लगभग टॉप 1 में अगर नहीं है तो टॉप 5 में तो ज़रूर ही मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो खबर है वो क्या है कि कि जो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन है, इसके पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक हुई है। तो रामसर पर कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP 15 की बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 के मध्य कहाँ पे हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है कि जो विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? COP 15 की बैठक हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस सम्मेलन में लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 15वें COP में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। और आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के 15वें COP COP 15 का थीम क्या था? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक है, थीम याद रखना है, जिम्बाब्वे में हुआ है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा, ये इसकी थीम है COP 15 की। आगे देखिए कि इस विषय में पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन को बनाए रखने में आर्द्र भूमियों के महत्व पर थोड़ा बल वगैरह दिया गया है। और COP है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने और जागरूकता बढ़ाने की जो पहल है उसका आह्वान किया गया। COP 15 में सभी 13 प्रस्तावों को अपनाया गया है। दोनों पक्षों ने प्रवासी पक्षियों के लिए फ्लाईवे संरक्षण को मजबूत करने और वैश्विक जल पक्षी अनुमान साझेदारी की स्थापना करने तथा जो नदी डॉल्फिन जैसे प्रजातियां हैं इनकी रक्षा करने पर भी अपनी सहमति वगैरह व्यक्त की है। अगर हम देखेंगे तो जो उल्लेखनीय रूप से बताया जा रहा है कि आर्द्र भूमि पुनरुद्धार पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें क्षतिग्रस्त मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए जो राष्ट्रीय नीति है इनके डेवलपमेंट का आग्रह वगैरह भी किया गया है। ठीक है, आगे आपसे बता रहे हैं कि आयुष्मान की जो रेड लिस्ट डेटा है, और ये आयुष्मान का जो रेड लिस्ट डाटा है इसमें क्या आता है? इसमें आप देखिए जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त हैं या जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं, इस तरह की सूची इनके द्वारा जारी की जाती है। इनके द्वारा ना एक रेड डेटा बुक जारी किया जाता है, उसी में अपना ये कैटेगरी वाइज चीज़ों को देते हैं। तो आयुष्मान विशेषज्ञ समूहों से प्राप्त जो इनपुट है इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को नामित करने के मानदंडों को परिष्कृत करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो अपनाया गया है।
और इन प्रस्तावों में टिकाऊ आर्द्र भूमि प्रबंधन में स्वदेशी ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी मान्यता वगैरह दे दी गई है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 14वां कॉप जो है 5 से 13 नवंबर 2022 तक चीन के वुहान में आयोजित किया गया था। तो ये वुहान नहीं, कोरोना है ठीक है, जहाँ से कोरोना निकला था। आगे देखिए कि COP16 की मेज़बानी 2028 में किसके द्वारा की जाएगी? पनामा के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ट्रॉयका है वो कौन सा हो जाएगा? ट्रॉयका मतलब लगातार 3 सालों में, तो इसके पहले अभी हाल ही में मतलब अभी जो हुआ है 2025 वाला वो जिम्बाब्वे में हुआ, 2024 वाला चाइना में हुआ, और कह रहे हैं कि 2022 तक नहीं, ये 2022 तक था भैया। 14वां जो है वो 2022 तक चाइना में हुआ, 15वां अभी जिम्बाब्वे में हो रहा है, 16वां 2028 में होगा। और कहाँ पे होगा 16वां? तो ये आपको बता रहे हैं पनामा के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, अर्थात पनामा में होगा। तो हमने देखा है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, COP15 कहाँ हुआ, COP16 कहाँ हुआ, मतलब इसके पहले जो हो चुके हैं वो मतलब 6, 7, 8, अभी तो 15, 16 अभी हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो COP14 है वो कहाँ हुआ? चाइना में। ठीक है, COP15 कहाँ हुआ? COP15 जो है वो आपको देखने को मिल रहा है जिम्बाब्वे में, अभी हो ही रहा है। अगर COP16 की बात करें तो ये आपको पनामा में देखने को मिलेगा आगे चल करके 2028 में। चलिए आगे देखिए। अगली खबर में आपके कह रहे हैं कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 13वां सदस्य बन गया है। तो इसने मतलब IBCA के बारे में हम लोग हर चीज़ पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बस इतना जानिए कि 24 अगस्त 2025 को नेपाल जो है आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये अभी 13वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ध्यान रखना है। और इसी के साथ नेपाल जब शामिल हुआ तो उसके बाद IBSA के संस्थापक सदस्यों की टोटल संख्या 16 हो गई है। इसमें कौन कौन है? भारत, भूटान, कंबोडिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, इजिप्ट। और इजिप्ट क्या है बताइएगा ज़रा मुझे, मिस्र को कहते हैं या नहीं। और इक्वाडोर, इथियोपिया, इस्वातिनी, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस इतना बहुत है, आगे देखेंगे। ये 50 वर्ष वाली सारी चीज़ें ना हम लोगों ने देखा, ये 7 बड़ी बिल्लियाँ, ये सब भी हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में देख रखा है। अगली खबर जो है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों कहाँ घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील व नामीबिया की यात्रा। ठीक है, तो मोदी जी अभी हाल ही में 5 देशों की यात्रा पे गए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि 9 जुलाई 2020 के 2020 नहीं 2025 को जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 5 देशों की यात्रा पर रहे, इनके नाम हमने बता ही दिया। इसमें आप देखिए तो ब्राज़ील की यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए जहाँ थी, वहीं शेष 4 देशों की उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए मतलब हुई थी। ठीक है, तो जहाँ आप देखिए कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें क्या था, द्विपक्षीय संबंध जो है देखने थे, जबकि अन्य जो 4 देश हैं उनमें तो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यात्रा वगैरह की गई। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये यात्रा है वो ग्लोबल साउथ में भारत की मित्रता को मजबूत करने, ब्रिक्स अफ्रीकी संघ, पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ जो आर्थिक समुदाय है जिसे हम लोग इकोवास कहते हैं ना, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, और उसके साथ साथ कैरिबियाई समुदाय जिसे कैरिकॉम कहा जाता है, यानी कैरिबियन कम्युनिटी, इनके जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ मतलब मजबूती देना। ठीक है, ये घाना की जो यात्रा की गई है उसके बारे में बता रहे हैं कि घाना के पहले चरण में मोदी जी 2 जुलाई को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति का नाम दिया है जो कि हमसे पूछा जा सकता है, नाम क्या है? द्रामानी महामा। ठीक है, इन्होंने मोदी जी की क्या की मतलब की राजधानी अक्रा में स्वागत किया। अब जैसे ये और मतलब की कैपिटल ऑर्डिनरी पूछी जा सकती है, घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा, मेरे ख्याल से पूछी भी गई है। और अगले 3 जुलाई को जुबली हाउस में मेजबान राष्ट्रपति जॉन द्रामानी महामा और प्रधानमंत्री मोदी जी के मध्य जो है द्विपक्षीय जो मतलब समझौते वगैरह हैं वो हुई हैं। और घाना के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का स्वागत करते हुए रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा दोनों पक्षों के द्वारा की गई है। और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को $3 अरब और भारतीय कंपनियों के घाना में लगभग $2 अरब के निवेश को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स का घाना के पास बहुत बड़ा भंडार है और इस क्षेत्र में देखिए तो सहयोग के लिए भारत की रुचि वार्ता में व्यक्त की गई। भारत समर्थित क्षमता निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से विकास सहयोग साझेदारी को मजबूत करने पर भी जो चर्चा वगैरह है वो की गई है। और द्विपक्षीय वार्ता के बाद हम देखेंगे कि संस्कृति, स्टैंडर्ड्स, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।
और मोदी जी उनको उनकी असाधारण शासन कला व प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए घाना के राष्ट्रपति, जिनका नाम है महामा, इन्होंने क्या दिया है, तो घाना का जो राष्ट्रीय सम्मान है, क्या है नाम उसका, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इससे सम्मानित किया। वहीं हम देखेंगे तो घाना की संसद के विशेष सत्र को भी श्री मोदी जी ने 3 जुलाई को ही संबोधित किया था। तो फिर देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि 3 जुलाई को ही मोदी जी जो है वहाँ पे जाते हैं और उनकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, यहाँ पे पहुँचे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी अगुवाई जो है स्वयं वहाँ के प्रधानमंत्री, नाम क्या है, श्रीमती कमला प्रसाद विशेषर, ध्यान रखिएगा महिला प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से पूछी जा सकती हैं, इनके द्वारा जो है फिर क्या की गई, अगुवाई वगैरह की गई। श्रीमती विशेषर के पूर्वज बिहार मूल के थे तथा हवाई अड्डे पर भी मोदी जी का स्वागत भारतीय प्रधान साड़ी पहने हुए उनके द्वारा किया गया था। 4 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन के रेड हाउस में श्री मोदी जी मेजबान प्रधानमंत्री श्रीमती विशेषर के साथ वार्ता में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल परिवर्तन और जो हमारा यूपीआई है, इसके साथ साथ क्षमता निर्माण, संस्कृति, खेल और लोगों के आपसी संबंध सहित जो व्यापक क्षेत्र है उस पर चर्चा वगैरह की गई। आगे आपको बता रहे हैं कि फार्माकोपिया औषध संस्कार ग्रंथ है, एक संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण और हिंदी व भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर सहित 6 समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया और साथ में वार्ता वगैरह की गई। अगर हम देखें तो त्रिनिदाद टोबैगो में लगभग 40% जनसंख्या भारतीय मूल की है, इस वजह से हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है देश। ऐसे लोगों की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड देने की घोषणा भी भारत सरकार के द्वारा की गई है। और पोर्ट ऑफ स्पेन में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति, नाम क्या है उनका, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, इन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, तो जहाँ भी जाते हैं ये मिल ही जाता है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इससे सम्मानित किया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। और ये उनकी राजनीतिक कौशल, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं की पैरवी करने और भारत व त्रिनिदाद और टोबैगो के मध्य संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए मोदी जी को दिया गया है। और मोदी जी इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले विदेशी नेता हैं, समझिए, पहले त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ये किसी को नहीं देता अपना ये अवार्ड, ठीक है, तो पहले विदेशी नेता हैं जिनको दिया गया है। फिर अर्जेंटीना में पहुंचे। अर्जेंटीना का जो है मतलब 5 देशों की इस यात्रा के पड़ाव में तीसरा पड़ाव रहा है अर्जेंटीना। मोदी जी जो है वहां पे पहुंचे हैं 4 जुलाई 2025 को। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। 57 वर्षों के अंतराल के बाद देखिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, अर्थात 57 वर्ष के पहले कोई गया था, अभी उसके बाद फिर गए हैं मोदी। आगे देखिए कि अर्जेंटीना की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा की गई थी कब, 57 साल के बाद। आगे आपसे बता रहे हैं कि जो मेजबान राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था, जेवियर मिलेनई, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया 6 जुलाई के कासा रोसाडा ब्यूनस आयर्स की एक प्रतीकात्मक इमारत में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो कासा रोसाडा है ये जो है अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करता है, तो ब्यूनस आयर्स की एक इमारत है प्रतीकात्मक रूप से। और यहाँ पे दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर जो पहलू मतलब समीक्षा वगैरह है वो की। आगे देखिए कि दोनों देशों के मध्य खनिज व्यापार और निवेश, साथ में ऊर्जा सहित जो अन्य क्षेत्र हैं उनको सहयोग के लिए सहमति वगैरह बनी है। फरवरी 2019 में अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था, मॉरिशियो मैक्री, ये भारत की यात्रा पे आए थे और दोनों देशों के मध्य जो रणनीतिक साझेदारी है वो बढ़ी थी। आगे देखिए कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की सहमति दोनों नेताओं में रही और इस संदर्भ में भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता जो है इसके विस्तार पर भी चर्चा की गई। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को अधिकाधिक आवाज़ देने के आह्वान वगैरह भी दोनों पक्षों ने किया। अब ये ग्लोबल साउथ आपको पता है कि नहीं, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है उसमें आपको ये जानने को मिलता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है ना उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में आपको साउथ की कंट्रीज़ मिलेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर की, और जो अभी मतलब कि अल्प विकसित हैं या विकासशील कंट्रीज़ हैं। हालांकि उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपवाद हैं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलिए, और भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभर रहा है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। आगे देखिए कि ब्यूनस आयर्स प्रवास के दिन ही श्री मोदी जी के सम्मान में ब्यूनस आयर्स की कुंजी ये स्थानीय सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने उन्हें एक समारोह में प्रदान किया। ध्यान रखिएगा क्या प्रदान हुआ है, ब्यूनस आयर्स की कुंजी। अगली जो
खबर है। अगली खबर क्या है, अगली जो यात्रा है वो देखिए ब्राज़ील की। तो अगली यात्रा मोदी जी ने ब्राज़ील की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के बाद 6 से 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील की यात्रा की और उन्होंने वहाँ पे रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। और ये रियो डी जेनेरियो क्या है, तो ब्राज़ील की कैपिटल है और अभी यहाँ पे 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्राज़ील से द्विपक्षीय वार्ता के लिए फिर उसकी राजधानी जो है ब्राज़ीलिया गए, सॉरी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से रिलेटेड ज़रूर है, राजधानी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, हाँ जबान है फिसल गई। तो ब्राज़ीलिया जो है वो वहाँ की राजधानी है ब्राज़ील की, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये है। आगे देखिए कि 7 जुलाई 2025 को जो मतलब कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है वहाँ पहुँचने पर मेज़बान राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, इन्होंने राष्ट्रपति भवन और उनके राष्ट्रपति भवन का नाम देखिए क्या है, अल्वोरेडा पैलेस, यहाँ पे मोदी जी का स्वागत किया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं जब भी कहीं पे मोदी जी जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड जो इमारत है या वहाँ के संसद है, इन सब चीज़ों का नाम हमारे सामने आ ही जाता है। आगे देखिए कि 8 जुलाई को द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और औषधि, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, पारंपरिक चिकित्सा, यूपीआई, संस्कृति और खेल संबंध आदि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर नेताओं के द्वारा चर्चा आपस में की गई। व्यापार और वाणिज्य मामलों में चर्चा के लिए एक द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय व्यवस्था पर भी जो है बातचीत की गई और भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार के विस्तार की बात की गई है और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 सालों में $20 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और आतंकवाद निरोध, सुरक्षा क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान, कृषि अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार व डिजिटल सहयोग सहित 6 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप से जो है मतलब कि इसको देखा गया। और हमारे मोदी जी के द्वारा मतलब कि इनके सम्मान को प्रदर्शित करते हुए ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये जो अवार्ड है वो राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा जी के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया अपने इस अवार्ड से। और इसको एक्सेप्ट करते हुए मोदी जी ने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने में सहयोग प्रदान करेगा। अगली जो यात्रा रही है नामीबिया की रही है। तो यहाँ पे देखिए 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में 9 जुलाई को नामीबिया जो है पहुँचे और वहाँ की राजधानी विंडहोक में उनका स्वागत किया गया। तो नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक। कैपिटल और कंट्रीज़, ये हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन दिला के जाता है। क्वेश्चन तो एक ही नंबर का रहता है लेकिन पूछे 4 जाते हैं। आगे देखिए तो नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, अभी वहाँ पर पहुँचे और मेज़बान राष्ट्रपति के साथ वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि पर संतोष दोनों नेताओं ने यद्यप व्यक्त किया, तथापि ये भी कहा कि ये संबंध जो है पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना अभी इसमें बाकी है, यानी कि अभी और जो क्षमता है हमारी उसको भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो फिर संबंध और थोड़ा प्रगाढ़ वगैरह हो सकते हैं। फिर देखिए कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण व बाल कल्याण के क्षेत्रों में त्वरित प्रभाव विकास योजनाओं में भारत के समर्थन की पेशकश भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। यहाँ पे आप देखिए कि जो नामीबिया है ना, वो यूरेनियम के साथ खनिजों के आयात में भारत में अपनी रुचि जो है उसको व्यक्त किया। स्वास्थ्य और उद्यमिता के क्षेत्र में 2 समझौते हुए हैं और भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी और संरचनात्मक गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी नामीबिया की ओर से की गई। और यूपीआई तकनीक जो है इसको अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये पहला देश भी बन गया है। ध्यान से देखिए कि यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना है, नामीबिया। ठीक है, आगे देखिए तो अभी देखिए कि वहाँ पे जब गए ही हैं तो नामीबिया ने भी अपना हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो सम्मानित किया है, मतलब मोदी जी को हमारे ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट, देख रहे कितना कठिन सा नाम है, वेलविट्स चिया और मिराबिलिस। ठीक है, तो ये जो है जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नामीबिया का वो मोदी जी को मिला है। तो मोदी जी जहाँ जाते हैं उनको मिल ही जाता है। आगे देखिए कि 5 देशों की इस यात्रा के दौरान मोदी जी को मिला ये चौथा विदेशी सम्मान है। प्रधानमंत्री पद संभालने के पश्चात अब तक टोटल 27 देशों के द्वारा उन्हें अपने यहाँ के जो राष्ट्रीय सम्मान है उससे सम्मानित किया जा चुका है। समझ रहे हैं, 27 देशों ने दे दिया है। आगे देखिए तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन हुआ है उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन अपने आप में ही महत्वपूर्ण है।
तो ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है 6 से 7 जुलाई 2025 को। 2 दिन तक ये सम्मेलन चला। इसकी थीम क्या है? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स में टोटल आपको अभी 10 सदस्य मिल जाएंगे। ब्राज़ील के अतिरिक्त कौन कौन है? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात व भारत। आगे देखिए कि इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, चाइना का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री ली कियांग, रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल तरीके से, तो ये ना दरअसल पिछली बार पूछा गया था, इस वजह से इसको डिटेल में दे दिए हैं। और रूस के विदेश मंत्री गए थे, कौन नाम है इनका? सर्गेई लावरोस। ये व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल रहे। ठीक है, तो अब इन लोगों का तो नाम हम लोगों को पता ही रहता है क्योंकि बहुत फेमस हैं ये लोग। अन्य जो हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका से देखिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, वो शामिल रहे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे, प्रबोवो सुबियांतो। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ मैडबुली और इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और यूएई के कौन थे? क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नाहियान। ये लोग वहाँ शामिल रहे। और साथ में राष्ट्रपति जो है ब्राज़ील के लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ये तो मेज़बानी ही किए थे। तो ये लोग वहाँ पे ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें सम्मिलित हुए। याद रखिएगा, सबका नाम पूछ लेते हैं। आगे देखिए कि इसके अतिरिक्त साझेदारी देशों में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम आदि के शासन प्रमुख अन्यथा अन्य प्रतिनिधियों ने वहाँ पे सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अफ्रीकी संघ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? AU तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में ब्रिक्स के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर जो उपयोगी चर्चा है वो की गई। इसमें वैश्विक शासन में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाना, शांति, सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि इनमें शामिल हैं। वहीं यदि मोदी जी की बात करें तो इन्होंने वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा में सुधार इस विषय पर बहुपक्षीय, आर्थिक, वित्तीय मामलों व कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करने और पर्यावरण COP30 वैश्विक स्वास्थ्य सत्रों को भी संबोधित किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपसे बता रहे हैं, उल्लेखनीय है कि अगले वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष का पदभार भारत को संभालना है। यानी कि अगला जो 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन होना है वो कहाँ पे होगा? भारत में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और जब तक जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगले साल ब्रिक्स के सम्मेलन में, वो सब हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिए कि इस संदर्भ में मोदी जी ने कहा कि भारत अपने एजेंडे में ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देगा और जन केंद्रित तथा ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण पर केंद्रित होगा। और प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को एक नए स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा। और ब्रिक्स का अर्थ होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आगे देखिए कि इस सम्मेलन में स्वीकार किए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की गई, आतंकवाद के कतई बर्दाश्त न करने की नीति सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंड खारिज करने का आग्रह भी किया गया। जून 2025 में ईरान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन घोषणा पत्र में बताया गया है। और गाजा पट्टी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा मानते हुए फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार दिए गए, जिसमें उनके स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का अधिकार भी शामिल है। इन सब बातों की पुष्टि और घोषणा की गई है, बाकी किसी के हाथ में कुछ है नहीं। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग को दोहराते हुए घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र, जिसमें इसमें की सुरक्षा परिषद भी शामिल है, इसके व्यापक सुधार के लिए अपने समर्थन को दोहराते हैं ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। तो आपने देखा ना कि जो UN है, UN में टोटल 15 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 15 मेंबर्स। और इन 15 मेंबर्स में 5 तो हैं स्थायी। ठीक है, 5 स्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास है वीटो, और यही सबसे बड़ा खतरा है। आगे देखिए, परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए ताकि ये वर्तमान वैश्विक चुनौती का पर्याप्त रूप से जवाब दे सके। ब्रिक्स देशों सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की वैध आकांक्षाओं का समर्थन कर सके ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में अधिक भूमिका निभा सकें। और वहीं हम देखें तो ब्रिक्स का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2026 में कहाँ पे होगा? भारत में होगा। तो याद रखिए। अगली जो खबर है वो क्या है? थाईलैंड कंबोडिया में सीमा पर संघर्ष के बाद युद्ध विराम। ठीक है, तो पहले संघर्ष हुआ, अभी जो है युद्ध विराम हो चुका है। तो पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं हर कोई।
तो चलिए देखिए कि क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गिरता पड़ता ही रहता है। थाईलैंड व कंबोडिया के मध्य लंबे टाइम से चला आ रहा जो सीमा विवाद है वो 24 जुलाई 2025 को भी आपसी भीषण युद्ध में बदल गया। ठीक है, और सीमा पर स्थित 900 वर्ष पुराने जो प्रीहविहिर मंदिर है, जो कि शिव जी का मंदिर था, इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में यद्यपि कंबोडिया को सौंपा था। इसके आसपास की पट्टी पर तनाव की स्थिति बनी रहती है और थाईलैंड की सेना अब भी इसके आसपास जो है वो तैनात रहती है। इन्हीं आपसी झड़पों में 28 मई को एक कंबोडियाई सैनिक की मृत्यु गोली लगने के कारण हो गई, जिससे उपजे तनाव को कम करने के लिए ही तत्कालीन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, पैंटोग टॉर्न सिनावात्रा, तो देख रहे हैं इतना बढ़िया नाम है, इनकी कंबोडियाई नेता हुन सेन से टेलीफोनिक वार्ता लीक होने पर सिनवात्रा को प्रधानमंत्री के पद से निलंबित होना पड़ा था। आगे देखेंगे, दोनों देशों के मध्य सीमा पर उपजे इस तनाव के भीषण युद्ध का रूप 24 जुलाई 2025 को लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंबोडिया ने थाईलैंड पर आक्रामकता का आरोप लगाते हुए सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके पश्चात थाईलैंड की वायुसेना ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की और एक ही दिन में युद्ध ने भीषण रूप लिया तथा तोपों व टैंकों का भी व्यापक प्रयोग किया गया। थाईलैंड की सेना के द्वारा क्लस्टर बमों का प्रयोग का आरोप भी कंबोडिया के द्वारा लगाया गया है और दोनों पक्षों ने हजारों लोगों के अपने घरों से विस्थापित होने का आरोप लगाया। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी 25 जुलाई को आयोजित की गई और इसमें विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है अभी, ट्रम्प भाई साहब, ठीक है, इनके दबाव में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत व थाईलैंड के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री वेचा याचई युद्ध विराम के लिए वार्ता के लिए सहमत भी हुए और मलेशिया के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है अनवर इब्राहिम, इनकी मध्यस्थता में ये वार्ता जो है वो संपन्न हुई। कब? 28 जुलाई को। कहाँ पे हुई? तो कुआलालंपुर में। ठीक है, तो ये एक खबर थी। अगली जो खबर है वो देखिए, अनुतिन चार्नविराकुल, ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। अब इतना भयानक नाम है तो ध्यान से देखिए कि थाईलैंड के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। उनका नाम क्या है? अनुतिन चार्नविराकुल। ठीक है, तो थाईलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चार्नविराकुल ने 7 सितंबर 2025 को पैंटोग टॉर्न सिनावात्रा की जगह अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री का पद जो है वो ग्रहण किया है। इनसे पहले पूर्व जो है थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सिनावात्रा। इनको अदालत के आदेश पर अपने पद से हटा दिया गया और चार्नविराकुल को उनकी पार्टी थूमजाई थाई ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है और इन्हें प्रतिनिधि सभा के 492 सदस्यों में से 247 वोट मिले। चलिए आगे देखिए कि देश के राजा महावजीरालोंगकोर्न से सहमति मिलने के बाद अनुतिन ने प्रधानमंत्री का पद जो है ग्रहण किया, अर्थात वहाँ पे राजशाही है, यानी कि राजा का शासन है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा पे गए हैं। तो ये जितनी भी यात्राओं पे जाते हैं ना, उससे कि कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। दुनिया भर के जो है चीज़ें होती हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के लिए जो मुद्दे हैं ना, वो ढेर सारे मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हाल ही में ब्रिटेन यात्रा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23-24 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा संपन्न की और उनकी इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के साथ मुलाकात कर ब्रिटेन के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाना, मुख्यतः भारत ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित स्वतंत्र व्यापार समझौता संपन्न करना। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने में कि एक साइड देश दिए हुए थे, दूसरी साइड उनके हेड ऑफ स्टेट या सीएम या पीएम या फिर जो है राष्ट्रपति का नाम देना था, तो उसमें ये पूछा गया था। तो ब्रिटेन के कौन थे? कीर स्टारमर। ठीक है, आगे देखिए, और अगर आपको पता होता कि कीर स्टारमर ब्रिटेन के हैं तो इसी एक विकल्प से सारे के सारे ऑप्शन सॉल्व भी हो जा रहे थे। आगे आपसे बता रहे हैं कि 23 जुलाई को लंदन में प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। 24 जुलाई को ग्रेट हॉल ऑफ चैकर्स में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इंडिया यूके व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया। भारत की ओर से वाणिज्य और पीयूष मंत्री पीयूष गोयल ने यूके की ओर से उनके समकक्ष ने इस बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के साथ चैकर्स यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, इसमें द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के मध्य क्या हुआ है? तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीटा पर हस्ताक्षर का स्वागत किया और द्विपक्षीय संबंधों के सारे पहलुओं की समीक्षा की। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो है इसमें नई गति के संचार के लिए भारत यूके विजन 2035 को दोनों पक्षों ने एक्सेप्ट किया है।
वहीं हम देखेंगे तो रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादों को मिलकर विकसित करने व साथ मिलकर उत्पादन के लिए एक रक्षा औद्योगिक रोड मैप, ये जो है इस पर सहमति बनाई गई है। और हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है। ये सारी बोल बच्चन वाली जो बातें हैं ना, वो हर एक जगह पे होती रहती हैं। कुछ ना पता रहे ना, तब भी ये सब समझ लेना चाहिए कि ये तो जरूर ही हुआ होगा। आगे देखिए, जो मेजबान प्रधानमंत्री थे उनके साथ वार्ता में जिन समझौते ज्ञापन या दस्तावेजों को एक्सेप्ट किया गया, उसमें सीटा के अतिरिक्त भारत यूके विजन 2035, रक्षा औद्योगिक रोड मैप, प्रौद्योगिकी व सुरक्षा पहल पर वक्तव्य तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, भारत व यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन यानी MOU भी शामिल है। ठीक है। अभी देखिए, मोदी जी जो है मालदीव्स की यात्रा पे गए थे, तो ये वाला तो हमको लग रहा है कि देखे थे, कि लग रहा है कि मालदीव्स के जो है, मालदीव से कुछ तो देखा था। अभी चलिए देख लेते हैं इसको, कि ब्रिटेन की यात्रा के बाद जो है मोदी जी फिर कहाँ गए। 25-26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर रहे। वहाँ के राष्ट्रपति, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, कौन थे? राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़। ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। आगे देखिए, 25 जुलाई को रिपब्लिक स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत के पश्चात मेजबान राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में श्री मोदी ने अपने पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है और साथ में विजन महासागर, इन नीतियों के अनुरूप मालदीव के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने की जो अपनी भारत की प्रतिबद्धता है उसको जो है रिपीट किया। वहीं हम देखेंगे तो मालदीव के समक्ष किसी भी संकट के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की भारत की जो प्रतिबद्धता है, इसकी मेजबान राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने प्रशंसा की। और अक्टूबर 2024 में देखिए तो दोनों देशों के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा साझेदारी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा और वार्ता की गई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो है, इन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार यानी कि जो मतलब कि मुक्त व्यापार समझौता है, इसके साथ साथ द्विपक्षीय निवेश संधि, ये दोनों पक्षों के लिए नए अवसर खोलेंगे और इस दिशा में बातचीत बढ़ाने के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। ठीक है। वहीं हम देखेंगे तो मालदीव में आधारित संरचना परियोजनाओं के लिए 4,850 करोड़ लगभग $550 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई है। और मेजबान राष्ट्रपति के साथ मिलकर अड्डू शहर में सड़क व जल निकासी परियोजनाओं तथा 6 अन्य शहरों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का वर्टिकल तरीके से जो मतलब उद्घाटन है वो भी मोदी जी के द्वारा किया गया। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल जो है, इसके लिए 3300 सामाजिक आवास इकाइयाँ व 72 वाहन भारतीय प्रधानमंत्री ने भेंट किए। इसके अतिरिक्त देखिएगा तो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब, ये जिसको हम लोग भीष्म कहते हैं, इसकी भी 2 इकाइयाँ वहाँ मतलब जो मालदीव्स है उसको सौंपी गई। और आगे आपको बता रहे हैं कि द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, UPI, भारतीय फार्माकोपिया व रियायती ऋण सुविधा के क्षेत्र में 6 विभिन्न समझौता ज्ञापन जो है वो आदान प्रदान किया गया। और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना जो है उसकी अभी 60 जो है ये एनिवर्सरी मनाई गई और इसके लिए स्मारक डाक टिकट जो है मोदी जी के द्वारा और मालदीव के राष्ट्रपति ने जारी किया, मुइज़्ज़ू ने। ठीक है। भारत के वित्तीय सहयोग से माले में निर्मित, और ये माले क्या है? मालदीव की कैपिटल, ऑलरेडी पीसीएस ने पूछ लिया है, हमारी यूपी पीसीएस ने। यहाँ पे निर्मित 11 मंजिला रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन दोनों नेताओं के द्वारा मिलकर के किया गया। और अगले दिन 26 जुलाई को मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रिपब्लिकन स्क्वायर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मोदी जी शामिल रहे। ठीक है। और ये पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एज अ चीफ गेस्ट शामिल हुआ है। आज की लास्ट जो है खबर हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद आज की वीडियो समाप्त करेंगे, कि दुबई ने 1 फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सू करके या मतलब कि थोड़ी सीटी बजने टाइप की नॉइज आ रही होगी। अभी मुझे खबर लगी है कि ये झींगुर की आवाज़ है, तो झींगुर का कुछ इलाज कर लें तो पता चले, क्योंकि मेरे पूरे घर में इसी तरह की आवाज़ आती है और इससे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वीडियोस को बनाने में। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि और किसी चीज़ की आवाज़ है तो आप लोग प्लीज़ अगर कोई उपाय हो तो बता दीजिए। मैं खुद ही बहुत इरिटेट होती रहती हूँ, पूरा दिन पूरी रात एनी टाइम ये आवाज़ आती रहती है और पूरे घर में। तो चलिए लास्ट खबर आज की देखते हैं, कि दुबई ने अपने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अगस्त 2025 में 1 फ्री जोन पासपोर्ट की स्टार्टिंग की है। ठीक है। ये एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के साथ फ्री जोन में काम करने की अनुमति देती है। और दुबई फ्री जोन काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया यह सुधार लागत को कम करने, नौकरशाही को घटाने और व्यापार विस्तार को तेज करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और हम देख लेते हैं, पहले कंपनियों को हर फ्री जोन में काम करने के लिए अलग अलग लाइसेंस देना पड़ता था, अब
वन फ्री जोन पासपोर्ट इस आवश्यकता को समाप्त करेगा और इससे व्यवसाय को दोबारा पंजीकरण या डुप्लीकेट अनुपालन जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट खबर ये वाली कर लेते हैं ताकि ये वाला पेज ही खत्म हो जाए। बस ये लास्ट खबर है कि मोल्डोवा जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर है ना कि और, ठीक है, क्या है ये, सौर गठबंधन, ठीक है, जो IS है ना, उसकी बात हो रही है। तो देखिए अभी हाल ही में जो मोल्डोवा है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय और मोल्डोवा की राजदूत, नाम क्या है उनका, एना तबान, इनके मध्य बैठक में 4 अगस्त 2025 को इस अनुसमर्थन पे जो है हस्ताक्षर वगैरह किया गया या ये अनुसमर्थन सौंपा गया। तो देखिए ISA जिसे हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में जो COP21 हुआ था उसके मध्य में या उसके दौरान की थी। अभी इसमें टोटल 124 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश जो है इतने शामिल हैं, कितने, 124। और ये वैश्विक ऊर्जा पहल की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करती है। सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर एक स्थायी बदलाव के रूप में बढ़ावा देती है। अगर हम देखें तो ISA का मिशन क्या है, तो सौर ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीकी और वित्त पोषण की लागत को कम करना, वहीं कृषि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन व ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। ISA सदस्य देश जो है नीतियां व नियम बनाकर, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर, मानकीकरण कर और निवेश जुटाकर सौर ऊर्जा को व्यापक स्तर पर अपनाने में सहयोग करते हैं। कुल मिलाकर के सोलर को बढ़ावा देने के लिए ये जो ISA है इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर हमारे एग्जाम में पूछा गया था, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। कहाँ, तो हमारे हरियाणा में गुरुग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। कब स्थापना हुई हमने आपको बता दिया, 2015 में भारत और फ्रांस के अध्यक्षता में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये बहुत नीचे चला गया, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पे तक रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।